दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कल मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। तो इसके जो राजनीतिक मायने हैं वह क्या है और आखिरकार ऐसी क्या स्थिति थी उनके मन में कि उन्होंने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही? क्योंकि लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि उनके लिए गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। तो इन्हीं बातों पर लेकर तमाम तरह के राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती जी अगर गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, तो अखिलेश यादव की किस तरह से अपनी वह भूमिका उसमें निभाएँगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और साथ ही बीजेपी के सामने क्या चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ भावेश जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी भी हमारे साथ आज लखनऊ से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भावेश जी से करता हूँ। भावेश जी, जैसे कल मायावती जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने सुनी होगी और उसके बाद जो राजनीतिक नेतार्थ हैं, सभी अपने-अपने हिसाब से लगा रहे हैं और आखिरकार मायावती जी ने जो स्टैंड लिया है लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मायावती के इस ऐलान को अब 24 घंटे हो गए हैं और 24 घंटे बाद आप ये मान लीजिए कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और सारी चर्चाओं में बात निकल कर यही आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब ये तय हो गया है लगभग कि 3 ध्रुवीय चुनाव होंगे। मायावती ने इस चुनाव को 3 ध्रुवीय बना दिया है। एक संभावना लोग देख रहे हैं कि अभी भी ये संभावना देख रहे हैं कि आखिर समय में जब चुनाव अनाउंस होगा, तब मायावती इंडिया अलायंस का दामन थाम सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो इस बार की लड़ाई है, इस बार की लड़ाई में बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और इंडिया अलायंस इतनी देरी से किसी पार्टनर को लेके खुद फजीहत में नहीं फंसाना चाहेगी। इस वक्त जरूर इंडिया अलायंस में खासतौर पे कांग्रेस की इच्छा थी कि मायावती उनके साथ आए, अखिलेश यादव भी रहे, समाजवादी पार्टी भी रहे और उत्तर प्रदेश में मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए, बल्कि पूरे देश में एक मैसेज दिया जाए कि पूरा विपक्ष एकजुट है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हम इस चुनाव में करारी शिकस्त देंगे। लेकिन ये अब साफ हो गया है, मायावती ने लगभग साफ कर दिया है कि चाहे वो किसी दबाव में है या किसी भारतीय जनता पार्टी की किसी रणनीति के तहत या वो उनकी अपनी रणनीति के तहत उन्होंने ये फैसला ले लिया है और अब मुझे लगता है कि वो इसी फैसले के साथ जाने के लिए दबाव में है। वो दबाव अंदर से भी हो सकता है, उनके कार्यकर्ताओं का भी हो सकता है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 24 का सवाल नहीं है, उनके सामने आगे 27 का सवाल भी है। 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तब पार्टी कैसे एकजुट रहेगी, तब कैसे पार्टी के सामने एक सीट वाली पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन कर चुकी है, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उस पार्टी का क्या भविष्य होगा विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, ये भी चिंता जरूर उनके कैडर को होगी। और मायावती ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, जब लोगों ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई वो सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है सड़क पे, तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि नहीं, हमारा अपने काम करने का तरीका है, हमारे कार्यकर्ताओं की कैडर की मीटिंग लगातार चल रही है और वो चूंकि अंदर खाने बैठक होती है, बंद कमरों में बैठक होती है, उसकी बातें नहीं आती है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके बारे में चर्चा उड़ाई जाती है कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाली है, तो वो संन्यास लेने वाली नहीं है। वो आखिर दम तक राजनीति में रहेंगी और जो भी परिस्थितियां हैं उनके सामने उसका मुकाबला करेंगी। तो अब ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 3 तरफा चुनाव की तस्वीर बन गई है। और आपने अपने ओपनिंग में कहा कि भाजपा के लिए क्या चुनौती है। भाजपा के लिए दरअसल ये आसान हो जाएगा। भाजपा के लिए अगर कुछ नहीं तो 2 तरीके से आसानी है। एक तो ये कि परसेप्शन चला गया कि विपक्ष एकजुट नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है और जिसको लेकर वो अभी भी कहते हैं कि जो ये कुनबा जमा हुआ है 28 दलों का, ये एक साथ नहीं रह पाएगा, ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं, ये लोग अपने परिवार को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और तरह तरह के जो आरोप हैं उनके, तो उस बात को कहने का उनको मौका मिल गया है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। आप देखिए। और दूसरी बात कि मायावती के बारे में ये है कि मायावती जब किसी के साथ नहीं रहती हैं, ये कोई पहला चुनाव नहीं होगा जब वो अकेले लड़ रही हैं। इसके पहले भी वो अकेले रही हैं और विधानसभा के चुनाव में आप 2022 के चुनाव या उसके पहले 14 में
लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, तो वो अकेले थी तो उनको क्या हासिल हुआ, तो वो अपना नतीजा भी देख रही हैं कि उनको अकेले रहने पर उत्तर विधानसभा का भी देख लिया है नतीजा और लोकसभा का भी नतीजा देख लिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास असेसमेंट नहीं है कि इस दौर की राजनीति में उनके अकेले जाने से उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इन्हीं सारी चीजों को देखकर लगता है कि वो दबाव में है, और दबाव ये है कि उनके पास भी, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो उनका आखिरी कार्यकाल है 2007 से 2012 के बीच में इतना बड़े बड़े 2 घोटाले हुए, एनआरएचएम घोटाला, स्मारक घोटाला, और उन घोटालों की सच्चाई क्या है हम सभी जानते हैं। किस तरह से मायावती सरकार में रहे मंत्री जेलों में रहे, लंबे समय तक जेल में रहे, और उनकी क्या गति हुई और क्या उस जांच में निकल कर आया। तो ये सारी परिस्थिति लोगों के सामने है। तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप वो झेल चुकी है, और कहा भी जाता है कि मायावती जो है माया की देवी बन गई है। उनके अपने उनका जो अपना एक समर्थक वर्ग है उसके बीच में भी इसी तरह की है बात, और तभी उनका वोट आधार जो है आप देखिए कि कैसे लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और 2022 में वो अब सिर्फ 13% तक जो है उनका एक वोट है उत्तर प्रदेश में बचा हुआ। लेकिन फिर भी ये फैसला है, फिर भी ये उन्होंने ऐलान किया है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान उनको सबसे ज्यादा है। इंडिया अलायंस को ये नुकसान साफ साफ दिखाई देता है कि वो एकजुट करने के प्रयास में जो है कामयाब नहीं हुआ। सभी विपक्ष को एक साथ लेकर चलना चाहता था, वो संभव नहीं हो पाया, और इसका लांछन उसके ऊपर रहेगा। और जब जैसे लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेगा, लोगों के बीच में जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव जरूर सेट करने की कोशिश करेगी कि ये विपक्ष एकजुट नहीं है, तो इसका नुकसान होगा। लेकिन एक चीज और मैं देखता हूं, आपको 2022 का चुनाव भी देखना चाहिए। उसमें जो एक माहौल बना था उसमें सीधा सीधा अखिलेश यादव बनाम ये योगी दिखाई दे रहा था। तो 2024 का चुनाव भी अगर उस दिशा में चला गया, और शायद ज्यादा संभावना है इस बात की कि वो उसी दिशा में जाएगा, पूरे देश में एक माहौल ये बनेगा कि ये जो लड़ाई है 2024 की, ये नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस है। और इसमें कोई जो बीच में छोटी मोटी जो पार्टियां हैं वो सब या तो इधर या तो उधर, आप कोई भी एक पल्ला थाम लो, आप बीच में हो, इसका मतलब अब कोई उनके लिए स्पेस रह नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ज्यादा संभावना है। और जब ये संभावना बन जाएगी तब तो निश्चित रूप से मायावती अब एक सीट क्या कहें, वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में अगर 0 पर पहुंच जाए, जैसा 14 में हुआ था, तो क्या आश्चर्य है। तो ये सब परिस्थितियां बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। राजनीति में कहते हैं कि बहुत सारी चीजें आकलन की जाती हैं जो गलत साबित हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे आकलन जो है सही साबित भी होते हैं। और ये आकलन फिलहाल इस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये नुकसान पहुंचाने वाला है मायावती को सबसे ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नजर नहीं आता है इसमें। मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई नुकसान हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। और इंडिया अलायंस को थोड़ा नुकसान है इस परसेप्शन का। लेकिन इंडिया अलायंस अगर माहौल बना पाता है, जैसा मैंने कहा कि ये माहौल बना पाता है कि उनको किनारे कर दिया गया है, वो उनके साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, और ये हमारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है, तो इसका फायदा उसको मिल सकता है। लेकिन इसका फायदा उनको तब मिलेगा जब पूरे देश में एक ऐसा जोरदार माहौल बनेगा। और उसके लिए जरूरी है कि ये जो राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर जो शिलान्यास और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये माफ कीजिएगा, ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, और राममय जो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, उस पूरे जो है परिदृश्य को अपने नैरेटिव से विपक्ष चेंज कर पाया। तो जी जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह बसपा के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। और जिस तरह से आपने कहा कि 2022 का चुनाव की आपने एक उदाहरण दिया, तो उसी को लेकर मैं मुकुल जी के पास आता हूँ। मुकुल जी, जैसे भावेश जी ने कहा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 2 पक्षीय मतदान हुआ। एक तरफ लोगों का रुझान 2 तरफ था, या तो बीजेपी के साथ या अखिलेश यादव के साथ। तो लोकसभा चुनाव में भी आप इस तरह की कोई बानगी देखते हैं? और उसमें बसपा ने जो कल मायावती ने जो घोषणा की है, क्या उसको उनका नुकसान, उन्हें तो मतलब एक पॉलिटिकल लीडर है, बड़े लीडर है और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उन्होंने सारा विश्लेषण नहीं किया पूरी जो राजनीतिक परिस्थितियां देश की इस समय? देखिए, मैं काफी हद तक भावेश जी की बात से सहमत हूं, और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये वजूद की लड़ाई लड़ रही है। अब की बार या तो ये साफ हो जाएंगी
मुझे जहां तक लगता है ये यही होने वाला है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके वोट अभी भी सुरक्षित है। लेकिन यूपी में पहली ऐसी पार्टी बीएसपी बनी है जो 10 साल में 2012 में सत्ता छोड़ने के बाद 10 साल बाद 2022 में एक सीट पे आती है। एक सीट पे 2022 में उसने सत्ता छोड़ी थी, 40 पॉइंट कुछ % इनके पास वोट थे, अच्छी खासी मेजोरिटी थी, और वहां से सीधे एक पे गिरना बहुत बड़ी बात होती है 2022 में। तो जो 10% का इनका डाउनफॉल था, इसको देख के भी ये समझ चुकी हैं कि अगर हम किसी के साथ जाएंगे तो हमारा दलित वोट दाएं बाएं चला जाएगा। क्योंकि बहन जी के साथ है क्या कि वो दलितों की एक, जो इन्होंने लोकसभा में, जैसे इनको रहा लोकसभा में इनको फायदा हुआ, बल्कि ये लोकसभा में 10 सीटें अखिलेश और इनमें जो आपस में डिस्प्यूट है, तुम्हारा वोट मेरे पास नहीं गया, मेरा वोट तुम्हारे पास नहीं गया, ये तो एक शोध का विषय था। लेकिन दोनों पक्ष अपने एक दूसरे को आरोप लगाते लगाते बाद में अलग भी हो गए। तो बहन जी को आकाश को लॉन्च करना था, पहली बात। दूसरी बात, दलितों में ये मैसेज जा रहा था कि जाएं कहां, क्योंकि आपने भी देखा था जो चुनाव हुआ था अभी आखिरी वाला, जिसमें एक मंत्री जी हारे थे, तो वहां पे समाजवादी पार्टी अपनी सीट निकाल ले गई और बहन जी ने मना कर दिया था कि जिसको चाहो उसको वोट दो, ना दो ना दो चाहे दो। तो सारा वोट वो चला गया समाजवादी पार्टी के पास। तो इस वक्त मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी ही मेन, जैसे भावेश जी ने कहा कि 2022 में अखिलेश बनाम मोदी हो गया था, वही हाल अब की बार मुझे भी लग रहा है कि यही होगा। और बहन जी बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगी, क्योंकि 10% इनकी ऑलरेडी डाउनफॉल हो जाता है। और जब कोई आदमी किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं तो मायावती के पास अब फ्यूचर नहीं बचा कि न तो वो सरकार बना सकती है, और लोकसभा जीतने के बाद भी जिस तरह उनके सांसद सक्रिय हैं अपने क्षेत्रों में, जो हैं अभी 10, उसमें से एक को तो उन्होंने बाहर ही कर दिया है। उस पे भी, उन मुद्दों पे भी इनका ना बोलना बहुत बड़ी बात होती। राहुल गांधी हैं, आपके सारे लोग उनके कांग्रेसियों ने और अखिलेश के समाजवादी पार्टी के नेता जाके मिल लिए, जिनकी बहुत मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे संसद में कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, वो प्रयोग हुआ। उसके बावजूद उस सांसद की आप सोचिए कि वो रोया भी, उसके आंख के आंसू पूरी दुनिया ने देखे, टीवी पे आया, सब कुछ आया, लेकिन उसके घर पे या कोई इनकी तरफ से सांत्वना संदेश ना जाना, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो अकेले दम पे, दलित के दम पे तो मायावती कभी नहीं जीत पाएंगी, जब तक कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती, जब तक उसको सर्व समाज का वोट ना मिले। उसमें सभी लोग शामिल हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन जो देने वाले हैं जब ज्यादा देते हैं तभी हर समाज के लोग आगे बढ़ के देते हैं। तो बहन जी का ये सोचना कि हम खाली दलित से आगे बढ़ जाएंगे, तो मुसलमान कट गया इनसे। जबकि मुसलमान इनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करता था, अखिलेश थे, अखिलेश के बाद मायावती का नंबर आता था। मुलायम सिंह के नाम पर इन्होंने जो 2019 में एक आपस में गठजोड़ किया था, उसका फायदा मायावती को ही मिला है, अखिलेश को नहीं मिल पाया था। अखिलेश भी जो सीट जीते थे अपने परिवार की सीट, कई जीते भी और हार भी गए। तो जहां हारे हैं वहां जो अंतर था, अंतर भी लोकसभा का अगर आप देखिए तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो 8,000, 7,000, 14,000, 18,000 ऐसे से आ रही है। तो लोकसभा बहुत बड़ा एक वो होता है, 18,000, 20,000, 50,000 तक आपका कभी भी डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि वोट इधर से उधर होते रहते हैं। क्योंकि राम मंदिर वाला मसला चल रहा है, इसमें बीजेपी को काफी गेन मिलेगा अगर ये इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, और बटौले से ही बढ़ा के चलेंगे। जिस हिसाब से अयोध्या जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक ये रेगुलर अयोध्या के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो वो चीजें मायावती के लिए अपनी पार्टी को बचाना आज की डेट में, और साथ में अगर ये अलायंस हो गया होता तो शायद आकाश वो निर्णय ना ले पाते जो आज ले लेंगे। तो चीजें आकाश के ऊपर भी डिपेंड है, इनके वजूद के भी ऊपर डिपेंड है, उसको लॉन्च करना है, वो चीज इनके लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्योंकि मायावती अब एक ऐसी उम्र में पहुंच चुकी हैं कि ज्यादा उनके पास 5 या 8 साल का ही टाइम है, जिसमें वो सक्रिय रूप से राजनीति में मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ट्रेवल कर सके। वैसे भी वो ट्रेवल नहीं करती, आजकल तो एक्सपे और या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आती है सामने। तो कुल मिला के यंग अगर ब्लड को सामने लाते हैं और वो अगर जमीन पे उतरता है तो शायद बीएसपी को कुछ फायदा मिले। अदरवाइज मैं भावेश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि नुकसान होने की संभावना है। और इसमें जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत जाता है, जो कहावत है,
तो उसमें मुझे लगता है कि इन लोगों की आपस की लड़ाई में सारा बेनिफिट बीजेपी को जाएगा और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी अगर ये लोग साथ नहीं हुए। एक अहम बात यह है कि मायावती बार्गेनर है। देखिए बीच में मायावती के ही एक प्रवक्ता ने बोला था कि बहन जी को बहन जी आती, अगर बहन जी को पूरा सब मिलकर इनको प्रधानमंत्री अगर आज की डेट में डिक्लेयर कर दे, बहन जी आज आ जाएंगी। बहन जी को ये उन्होंने बोला था कि बहन जी को आप प्रधानमंत्री पद के लिए, दलित को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए और आप घोषणा कर दीजिए बहन जी आने के लिए तैयार है। ये कई बार बात हुई, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। इंडिया में अभी तक कोई फाइनल ही नहीं हुआ, तो बहन जी को कैसे कर देंगे? तो ये बार्गेनर है। ये लास्ट में जब इलेक्शन आएगा उस वक्त इनकी क्या स्थिति होगी, जब रिजल्ट आएगा तब ये बार्गेन करेंगे और इनका बार्गेन दोनों पक्षों से होगा। चाहे वो अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो बहन जी उधर भी जा सकती है, क्योंकि वहां पे उनको थोड़ी सी एक ईडी और जो भी उनकी कार्रवाई चल रही है उन सब में उनको राहत मिल रही है जैसे बाकी सबको मिलती है। और अगर इंडिया अलायंस का कुछ अच्छा रहता है तो इंडिया अलायंस से भी अच्छा पद और उस तरह की बातें, अपना कितना हम सहयोग वो लेते हैं, कितनी सीटें उनको कौन सा मंत्रालय देते हैं, उस पे वो बात करके कहीं पे भी दोनों पक्ष, उनके लिए दोनों दरवाजे खुले रहेंगे। तो उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है और आकाश को लॉन्च करना उनकी मेन प्राथमिकता है मुख्य रूप से। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आकाश आनंद जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसकी राजनीतिक जो आने वाला भविष्य है उसको ठीक अच्छा रखना, मजबूत रखना मायावती की प्राथमिकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं भावे जी के पास आता हूँ। भावे जी से उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट का वोट है वो बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि हमारा वोट से दूसरी पार्टी जीत जाती है। लेकिन अगर बात करें 2007 की, जब उनकी पूरी बहुमत की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें अपर कास्ट का बहुत बड़ा योगदान था कहा जाता है। और खुद उन्होंने कई मर्तबा उस समय कहा कि सोशल इंजीनियरिंग की सफलता है हमारी ये। और ऐसे में आज वह कहते हैं कि अपर कास्ट का वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये विरोधाभास कैसे उनके अंदर इतना मजबूत हो गया है? नहीं, देखिए मायावती की पूरी राजनीति जो है एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। मायावती ने खुद अपने इर्द गिर्द इतना कंफ्यूजन बुन रखा है। आप देखिए कि जो मायावती उत्तर प्रदेश में, आपने सही कहा कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उन्होंने जो है वो काशीराम का जो अपना थॉट था कि 85% जो आबादी है उसको बहुजन समाज को लेकर चला जाए। उसके बाद बहुजन से उनकी राजनीति बदलती है, सर्वजन की ओर बढ़ते हैं। उनकी पार्टी में जो है एक ब्राह्मण जो है नेता प्रमुखता से आगे आते हैं और ब्राह्मण सम्मेलन पिछली बार किया गया, बहुत बड़ा एक उनका प्रयोग था और ऐसा लग रहा था कि उससे वो रिवाइव कर जाएंगे, वो भी फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने अब अपना एक यूथ चेहरा दिया है और अब उनकी कोशिश ये है, उनकी ओर से कहा जा रहा है, जो यूथ चेहरा उनका आकाश जिनकी बात कर रहे हैं मुकुल, आकाश जो है अब वो कह रहे हैं कि हम यूथ को बहुत बड़ी भागीदारी देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जो लगातार पहलू बदलते हैं ना, आप जब नए नए प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग को एक लेवल पर नहीं ले जाते हैं तो आपका वो प्रयोग कामयाब नहीं होता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर यूथ लीडरशिप की बात करें तो दलितों के बीच में काम करने वाले चंद्रशेखर रावण उनके बड़े कंपटीटर माने जा रहे हैं आज की तारीख में। अगर देखा जाए तो उस नौजवान ने जो है न केवल उत्तर प्रदेश के एक खास बड़े इलाके में बहुत अपनी सक्रियता बढ़ाई, बल्कि प्रदेश से बाहर जाके भी इतने कार्यक्रम कर रहा है, इतने लोगों को जोड़ रखा है। और आज उत्तर प्रदेश में उसकी एक बार्गेनिंग कैपेसिटी ऐसी है कि माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस में उसको भी जगह मिलेगी। आखिरकार जब सीटों का बंटवारा होगा, फाइनल होगा, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी आरएलडी के बाद आजाद समाज पार्टी को भी एक सीट, कम से कम मिनिमम एक सीट उनको मिलने जा रही है। तो ये ऐसी परिस्थिति में मायावती और उनकी पार्टी जो है यूथ को आधी सीटें देने की बात कर रही है, तो वो दे सकती हैं, आधी सीट आप दे दीजिए। लेकिन आपने अगर लगातार सही दाव नहीं किए, आप देखिए कि बसपा ने कितने सारे अपने लीडर्स को निकाल दिया बिना किसी ठोस आधार के, तो वो लीडर्स आपके खाली हो गए। और अभी सबसे बड़ा सवाल मायावती के सामने है कि आपके 10 सांसद थे 2019 के लोकसभा में, आपने 10 सांसद जीते थे आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके। उन 10 को बचाना आज की तारीख में आपके सामने बड़ी चुनौती है। जिस तरह का मतलब घटाटोप एकदम युद्ध है, दो तरफा लड़ाई है, उसमें ये 10 सांसद, उसमें से एक को दानिश अली के ऊपर जिसके ऊपर इस तरह की घटना हुई उसके साथ आप खड़ी नहीं हुई। बाकी सांसदों को ऐसा लगेगा कि वो इनके साथ रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वो इधर उधर देखेंगे।
वो कांग्रेस की तरफ देखेंगे, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देखेंगे, और कहीं से कुछ उधर से निराशा नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि उनका अगर आधार होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। तो आप आपके डिसीजंस जो है वो नेताओं को रोकने वाले तो है नहीं कि आपके पास जिसने मेहनत करके आपको पार्टी खड़ी की है उसकी भूमिका को कैसे पार्टी की भूमिका में लिया जाए और कैसे उसके साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, ये सोच नहीं है। जमीन से किस तरह की आवाजें आ रही हैं, जमीन से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पार्टी उसको ग्रहण नहीं कर रही है। पार्टी कह तो रही है कि हम क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे कैडर्स मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर कि वो कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो कोई ऐसे सॉलिड स्टेप लेती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 2 बयान जारी कर देना, आके एक 4 पन्नों का वो पढ़ देना कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, और हम बहुत ही सीरियस पार्टी और हम न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, वो भी मनुवादी हैं और वो भ्रष्टाचारी हैं और वो धार्मिक आधार पर वो कर रहे हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी जमीन है। आप अपनी जमीन देखिए कि आपकी जमीन जो थी उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो और उसकी वजह नहीं आप तलाश पा रहे हो। आप नए तरीके से उसको जो सब कुछ संसाधन बन गया है या जो नई परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उन परिस्थितियों में आप अपने आप को सुरक्षित नहीं बचा पा रहे हो। तो यही सारे वजह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है, ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां हम और आप ये कह नहीं सकते हैं कि वो उसके साथ लोग खड़े होंगे, उसके साथ मुसलमान खड़ा होगा। अब बताइए, मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी ताकत है। मुकुल ने अपने उसमें बातचीत में कहा कि मुस्लिम उनका एक बड़ा आधार हुआ करता था, लेकिन आज जब वो इस तरह का फैसला करेंगी, और उन्होंने पहले भी ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर मुसलमानों का भरोसा टूट गया। उनको लग रहा है कि अगर उनको कुछ सीटें मिल गई तो वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं, और पहले भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी को अगर मुसलमान वोट देंगे तो कम से कम इतना तो तय है कि उनके वोट लेकर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे, वो कांग्रेस की ओर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो अब एक उनको नया ठिकाना मिल गया है कि कांग्रेस जब से मजबूत, थोड़ी ताकत बढ़ गई है और थोड़ा दिखाई दे रहा है कि उनकी भी जमीन है पूरे देश में, और उनके बारे में ये धारणा बदली है राहुल गांधी की यात्रा के बाद, या अब दूसरे दौर की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है वो उत्तर प्रदेश में भी उसको आना है। तो एक नई धारणा कांग्रेस बना रही है। तो मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली की ओर जाएंगे और 90% जाएंगे। 10% अगर वो चला भी गया किसी और कारण से भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दलों में, तो 90% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे? वो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले की ओर जिताएंगे। तो ये सोच नहीं है, और आप सिर्फ ये कह देंगे कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बाकी लोग सांप्रदायिक और धार्मिक राजनीति कर रहे हैं और हम अकेले लड़ेंगे। तो आप अपनी जमीन देख लीजिए कि आपकी जमीन कहाँ बची है। आप ये कह के कि ये मनुवादी सोच है जो हमारी आलोचना कर रहा है, हमारी सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम और आप आलोचना करेंगे तो आपको कमेंट में लिख कर आएगा कि हम मनुवादी सोच के तहत उनके बारे में ऐसी धारणा बना रहे हैं। लेकिन हम ही आप लोग कहते थे ना कि मायावती उत्तर प्रदेश में एक मजबूत खंभा है। उत्तर प्रदेश में 3 ध्रुव हुआ करते थे, 3 मजबूत ध्रुव हुआ करते थे, और ये राजनीति लंबे समय तक चली है कि भारतीय जनता पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी, 3 धाराएं, 3 तरह के विचार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2 दशक 3 दशक तक जो है प्रभावित करती रही। वो राजनीति में सत्ता का बंटवारा होता रहा, कभी तुम कभी हम। लेकिन आपने उस 3 ध्रुवीय राजनीति को, 3 ताकतों को खत्म करके एक तरीके से 2 ध्रुव को मजबूत कर दिया। तो ये राजनीति को यहां तक ले आने में आप सोचिए कि आज किसकी भूमिका है। तो ये जो है उनके पास पता नहीं किस तरह के मतलब हर दल के पास एक विचारकों की एक मंडली होती है जो उनको सजेस्ट करती है। क्योंकि जमीन पर काम करना और कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्ट करना और एक बौद्धिक तरीके से चीजों को देखना, समझना कि इस समाज को क्या चाहिए और समाज के विचार में किस तरह से बदलाव आ जा रहा है, और किस तरह से बदली हुई परिस्थितियों में बदले हुए सोच के साथ कैसे कोई दल अपने उसमें उन लोगों में अपनी जगह बना सकता है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद
उसी नागरिक को लेकर उन्हीं में से कुछ लोगों को अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बनाया है, इतना मजबूत समर्थक वर्ग तैयार किया है उसने कि आज वो दमखम के साथ भारत में एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जानी जाती है, सबसे मजबूत, सबसे संगठित, सबसे ज्यादा जो कैडर कर सकते हैं उस तरह की एक पार्टी है। वो क्यों है? क्योंकि उसने एक नैरेटिव सेट किया है, और उस नैरेटिव को सेट कर जो उसने किया है उसको तोड़ के अपने लिए जगह बनाना, अपने लिए जगह बना पाना, किसी दल को बड़ी भूमिका में आना पड़ेगा। आज इंडिया अलायंस के सामने अगर ये चुनौती है तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके, वो ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को तोड़ लेंगे, अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। राम मंदिर जो बन रहा है और जो जिस तरह का कार्यक्रम वहां चल रहा है और जिस तरह का आगे कार्यक्रम दिखाई देगा, उसमें सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसमें से लोगों को तोड़ लेंगे। इंडिया अलायंस की उम्मीद तो इस बात से जुड़ी हुई है कि जो बचे हुए वोट है, जो 40% लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हैं, उसमें से 1% मिल जाए वापस निराश होकर तो बात और है, लेकिन जो 60% बचा हुआ है उनको एक साथ जोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है, और शायद वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप उस इक्वेशन को भी नहीं समझ पा रहे हो और उस भूमिका में भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हो, किसी डर की वजह से, किसी घबराहट की वजह से, ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, वजह जो भी हो सकती है, और वो सब दिखाई दे रही है वजह। क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके खत्म हुई, जो माया देवी और माया की देवी कहा जाने लगा जिसको, तो इतना बड़ा इल्जाम है तो वो क्यों है? वो जमीन, वो ऐसा तो नहीं आसमान में इल्जाम है, वो हवा में है सब कुछ, उसको लोग देख पाते हैं किसी तरह से, और ये डर दिखाता है। राजनीति में तो आप देखिए, ईडी सीबीआई से मुकाबला करने वाले कर भी रहे हैं ना। बिहार में लालू यादव का परिवार जो भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप से घिरे, जेल में रहे लंबे समय तक, लेकिन वो आज भी लड़ रहा है एक परिवार। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उनके 2-2 मंत्री जेल में हैं, वो लड़ रहे हैं, अपने ईडी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, उसके गांधी परिवार के लोग, सारे लोग ईडी सीबीआई का सामना कर रहे हैं ना। तो आप ईडी सीबीआई का सामना नहीं करना चाहते हो और आप किसी वजह से आप ऐसा फैसला लेते हो जो जिस फैसले से सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ हो रहा है, और वो आप फैसला कर रहे हो। तो कैसे जो जो आपके कार्यकर्ता, जो आपके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, वो कैसे आपके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे आपके साथ आगे आपकी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये सवाल है, और मुझे लगता है इन सवालों पर पता नहीं कैसे सोचा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। ये साफ साफ मतलब आत्मघाती है उनका ये फैसला, और इस फैसले पर डटे रहना आत्मघाती है। और हो सकता है देर सवेर बुद्धि आए और देर सवेर कहें कि इस वजह से हम अब इधर आना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा प्रशांत कि उन्होंने एक जब अखिलेश यादव ने वहां पर चर्चा की थी कि बसपा रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, तो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को, और राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो क्या जी जी जी, बिल्कुल हुआ बिल्कुल। उस बयान का? क्यों आप उस समय आप किसी को की ओर उंगली उठा रहे थे, और आज क्या हो गया कि आप फिर उसी को उंगली उठा रहे हो कि वही तमाम गड़बड़ी करा? तो बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि बसपा सचमुच क्या अब मतलब अपने आप को मार के और किसी को मजबूत करना चाहती है? क्या करना चाहती है? मतलब जो अपना एक उन्होंने उत्तराधिकारी तय किया है, उसके लिए किस तरह की जमीन छोड़ के जाना चाहती है मायावती? किस तरह का जमीन बना रही हैं उनके लिए? ये सवाल है आज की तारीख में। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरह की जमीन वह आकाश चौरांत के लिए छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उनकी जो कल की घोषणा थी उसको लेकर उठ रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि कन्फ्यूजन की स्थिति लगती है बसपा की राजनीति को लेकर, तो और आपने उल्लेख भी किया कि जैसे उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को किसी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि बाद में कभी मिले तो आंखें मिला ना पाए। तो इसी बात को लेकर मैं मुकुल जी की बात, तो मुकुल जी जैसे भावेश जी ने बड़े विस्तार से पूरा विश्लेषण किया पूरे विषय का। अब क्या लगता है कि मायावती जी की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? क्या वास्तव में कन्फ्यूजन की स्थिति बसपा की राजनीति में दिखाई देती है? और खास तौर से जब जैसे बस भाजपा का जो उसमें वोट बैंक है, जो भाजपा का जो समर्थक वर्ग है, वो एक निश्चित कहीं ना कहीं मतलब फिक्स है उनके पास 40% या उससे कोई ज्यादा। और ऐसे ही पक्ष की जो राजनीति है, टोटल जो असहमत वोट है भाजपा से, उसको इकट्ठा करने की राजनीति इस समय विपक्ष के द्वारा दिखाई देती है कि एक साथ जोड़ लो उसको। तो ऐसे में क्या डेंट नहीं है ये मायावती जी का स्टैंड?
नहीं, मायावती एक्चुअली इनके कल एक सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो इन्होंने ये सोचा था, इन्होंने जो पूरा देखा है ये 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी को 42.3% वोट मिले थे और बीजेपी ने 7% वोट का इजाफा किया था। वहीं एसपी को 22%, बीएसपी को 19.6% और कांग्रेस को 7.5% मिले थे। इस बार जो लास्ट हमारा लोकसभा था इसमें एसपी को 4% का नुकसान हुआ था और कांग्रेस को 1% का। ये बड़ा परसेंट होता है 4%। एसपी को नुकसान हुआ था 2014 से बात करें 2019 में, तो यानी मायावती के साथ लेने पे इनको नुकसान हुआ था। वहीं मायावती को नुकसान हुआ लेकिन 0.34%। तो जो वोटर था इनका ये एसपी को करीब 1 करोड़ 30 या 35 लाख वोट मिले थे और उससे ज्यादा बीएसपी को 1 करोड़ 66 लाख वोट मिले थे। तो ये मायावती के लिए हो सकता है इनको समाओ किसी ने, जो इनकी कोर टीम है उसने समझाया हो कि आप अकेले आइए। अकेले आने पे इनको फायदा ये, चित भी मेरी पट भी मेरा, जो जीता हम उसके साथ चले जाएंगे। तो एक जनाधार वाली नेता आज भी है और इलेक्शन हारने के बाद भी रहेंगी कि इनका परसेंटेज कम तो नहीं होगा। अगर कम 1-2% भी हो जाता तो भी एक जनाधार है कि बहन जी। फिर जो आकाश वाली बात है, आकाश क्या स्ट्रेटजी तय करते हैं अब से लेके तब में, कितने, जैसे भावेश जी ने भी बताया कि यंगस्टर्स को बुलाएंगे, लेकिन आप ये बताइए यंगस्टर्स कौन होंगे? वो दलित कहाँ के, कौन से, आप जो इस वर्ग की आप वकालत करती हैं उसमें इतना पैसा है किसी के पास कि जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके? लाख आप चुनाव आयोग की सख्ती ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं। आप ये बताइए कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ना इतना आसान है? करोड़ों रुपए आप उसमें बहाते हैं तो कौन आदमी रहेगा? एक नॉर्मल आदमी है, वो 1950 और 58 के चुनाव नहीं है कि एक साइकिल पे लेके निकल गए, आप गए भी नहीं, वोट आपको मिला, आपकी हवा चली गई। आज वोटर आपसे मिलना चाहता है, कोई भी हो, आज वोटर आपसे मिलना चाहता है, वोटर आपको देखना चाहता है। तो जो प्रत्याशी है वो कौन रहेंगे? वो भी जाहिर बात है किसी ठेकेदार के होंगे, किसी पुराने नेता के होंगे, जो पैसे से मजबूत होंगे, जिनके पास गाड़ियां होंगी, जिनके पास सब कुछ होगा। उनको पूरी एक नई टीम तैयार करना, ये एक बहुत मतलब बड़ी बात होगी आकाश के लिए, और उनका बीजेपी और सपा के कैंडिडेट से टक्कर लेना, मुझे नहीं लगता ये सफल हो पाएंगे। कोई नया काम करते हैं, कुछ नया बदलाव करते हैं, कोई नई ऐसी चीजें लाते हैं, क्योंकि वोटर भी दलित जान गया है कि बहन जी अब लोकसभा में 2 4 5 6 8 लाने पे उनका कुछ नहीं होने वाला। सरकार बना नहीं सकती, हाल फिलहाल विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा में कितना वोट उनको जाएगा? इनका जो वोट कट रहा है सारा, वो 2 ही पार्टियों में जा रहा है, या तो बीजेपी में गया था या सपा में जा रहा है। मैक्सिमम बीजेपी ले गई थी, घोसी के चुनाव में सपा ले गई जब इन्होंने बायकॉट कर दिया था। अगर बायकॉट ना किया होता तो शायद वहां पे स्थितियां दूसरी हो जाती घोसी में, लेकिन कुछ परसेंट वोट तो चला ही गया समाजवादी पार्टी पे। तो चीजें, मायावती की जो कोर टीम है, मायावती की जो, उन्होंने उसको इसी तरह समझाया है कि आपको कम नुकसान हुआ था, 4% का नुकसान बहुत ज्यादा होता है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी को भी ये सोचना है कि भाई 22 से गिर के आप कहां आ गए, और इन जो 4% का आपको नुकसान हुआ वो नुकसान आप कैसे भरपाई करेंगे? हालांकि सरकार के पक्ष में भी मंदिर में लोग आ रहे हैं, वो सपा से भी हो सकते हैं, बसपा से भी हो सकते हैं, हर पार्टी से हो सकते हैं, कांग्रेस से भी हो सकते हैं। वहीं बेरोजगारी, महंगाई और इन सब से जो डेली का आपकी झंझट चल रही है आज की डेट में, उससे लोग, नौकरी की झंझट चल रही है, इससे भी लोग रुष्ट हैं, खफा हैं। इवन अयोध्या में लोग, जो जिन लोगों के मकान तोड़े गए, एक बड़ी संख्या उनके जिनको दोबारा कहीं पे शेल्टर नहीं दिया गया है। आप किसी को उठा के कहिए 10 किलोमीटर दूर चले जाओ या 5 किलोमीटर दूर वहां मकान बने हैं चले जाओ, हम आपको ऐसे ही बसा देंगे, उससे सरकार के खिलाफ एक लहर फैलती है। वो लाख ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई किसी भी जाति का हो, दलित हो, मुसलमान हो, उसके अंदर रहता है कि बताओ अच्छा खासा बसा हुआ मकान हमारा, और उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा एक वहां क्वेश्चन चल रहा है। अभी चूंकि मीडिया उठाती नहीं इस चीज को, लेकिन वहां इंटरनल आप कभी वहां जाइए, देखिए, जिन जिन लाइनों में तोड़े गए हैं उन सबको, उनकी हाल बहुत बुरा है।
सबका रोजगार खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि वहां से कोई इस तरह की खबरें अब नहीं निकल रही हैं क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो चीजें, बहन जी को भी ये सब चीजें, और सबसे बड़ी बात जिसपे किसी की निगाह नहीं गई है, और आप दोनों लोग सहमत होंगे, राम भद्राचार्य ने जो शब्द बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस शब्द को मायावती ने छुआ तक नहीं। उसके खिलाफ तो दलितों में आज मायावती की स्थिति शायद दुगनी हो गई होती। 54-55% अगर आपके यहां दलित अनुसूचित जाति के लोग हैं इंडिया में, आप ये बताइए किसी को आपने इतना ऐसा शब्द बोल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, नीच तो मैं बोल सकता हूं लेकिन दूसरा वाला नहीं बोल सकता। इस तरह से उन्होंने जो राम भद्राचार्य ने बोला, इसको सबसे पहले रावण ने पिक कर लिया, और करना मायावती को चाहिए था। मायावती कुछ ना करती अगर इन्हीं के साथ आती और इसी बात पे अगर स्टैंड करती और पूरे देश में एक आंदोलन चलाती, वो आंदोलन पूरा खत्म हो गया। रावण जितना कर रहे हैं वो उनका अपना एक इंटरनल हो गया, लेकिन मायावती जैसी पार्टी का इस तरह से कहना, शांत हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण पार्टी के लिए बात है कि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा जनाधार खो दिया है। जी, बहुत बड़ा जनाधार खो दिया है, क्योंकि इस पे एक भूचाल आना चाहिए था देश में, इस पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चलना चाहिए था, क्योंकि शब्द बहुत ही गलत था और इस शब्द को मायावती ने छुआ तक नहीं, ना इनके किसी नेता का कोई भी बयान आया। तो आप जिसका जन्म ही दलितों के उत्थान के लिए हुआ हो, वो पार्टी इतने बड़े मौके को छोड़ दे, ये गलत हो गया इनके लिए। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं और मायावती जी को उस पर चुप रहना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। भाभी जी, एक सवाल ये है कि जो युवा पीढ़ी है दलित समाज की, क्योंकि मायावती जी का जो शासन है, जो पीढ़ी जिस पीढ़ी ने देखा, अब जो युवा पीढ़ी उन्होंने मायावती का शासन नहीं देखा, ना काशीराम जी का, मायावती का संघर्ष उन लोगों ने देखा है। तो युवा पीढ़ी को एड्रेस करने के लिए आकाश आनंद जो उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अगर आप युवा पीढ़ी को एड्रेस नहीं करेंगे अपने, तो वो आपसे विमुख हो जाएगी। और चंद्रशेखर रावण, जैसा आपने उल्लेख किया था पहले, तो चंद्रशेखर रावण ज्यादा बेहतर तरीके से उस युवा पीढ़ी को एड्रेस कर रहा है दलित समाज की। क्या लगता है आपको, संक्षेप में रिमार्क? मैं तो ये मानता हूं कि आकाश आनंद के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और संसाधनों की कमी नहीं है। वो एक ऐसे पार्टी के नेता के तौर पे है जहां पे संसाधनों का अभाव नहीं है, लेकिन सही दिशा में काम करने के लिए बहुत सारे अरिथमेटिक और बहुत सारी केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। और अब नौजवानों को कन्फिडेंस, आप देखिए ना कि कितने कम संसाधन में चंद्रशेखर ने एक इमेज क्रिएट की है अपनी। भाई वो लोगों से मिल रहे हैं, लोग, मुद्दे कहाँ हैं, आप किसके लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके साथ खड़े तो होइए। आप जहां भी लड़ाई देखिए वहां खड़े दिखाई आप देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, आप कोर कमेटी की बैठक करते हैं, बंद कमरों में बैठक करते हैं, बंद कमरों की बैठक लोगों को नहीं दिखाई देती है। लोगों को ये दिखाई देता है कि जब भीड़ जो है खाद के लिए लड़ रही थी तो वहां पे हमें बसपा का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। जब हम नौकरी के लिए लड़ रहे थे, 59,000 नौकरी में हमारे साथ आरक्षण में भेदभाव हुआ, तब हमारे साथ कोई दिखाई नहीं दिया। जब हम सड़कों पर शिक्षा मित्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहां बसपा का कोई नेता कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। तो जब आप लड़ते हुए लोगों के साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे तो आप कैसे ये क्लेम करेंगे कि आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मायावती और उनकी पार्टी शायद अब वो सिर्फ अपनी लड़ाई उनको बना के चल रही है और कुछ खास सीमित वर्ग के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए सीमित वर्ग कहा जाता है ना कि उनका उनका अब वोट बैंक सीमित रह गया है। उनकी अपनी जाति, जिसको अभी भी लगता है, जिसके मन में अभी भी एक सपना पल रहा है कि कभी बहन मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो लेकिन उनके सपने को जिंदा रखने के लिए, उनको सपने को पूरा करने के लिए जो जतन करने चाहिए जमीन पर, क्या आप वो कर रही हैं? क्या आप और नए लोगों को उस सपने में शामिल कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा सपना खड़ा किया, उसमें से आधे पूरे हुए, आधे नहीं हुए। जिसके लिए उनकी आलोचना होती है कि भाई नौकरी का उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया, उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया कि भाई 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। तो ये सपने खड़ा करना और उन सपनों के साथ रहना और उन सपनों में से कुछ सपनों को पूरा करना, ये राजधर्म है, ये राजनीति का धर्म है। तो आप क्या वो राजनीति का धर्म वो कर रहे हैं?
क्या लड़ते हुए लोगों के साथ आकाश आनंद खड़े हो जाएंगे तो कैसे फ्लॉप होंगे? नहीं होंगे फ्लॉप। आज अगर चंद्रशेखर आजाद रावण अगर आज इतना बड़ा नेता वो है और कोई उसको अपने साथ शामिल करने के लिए सोच रहा है या उसके लिए लड़ रहा है, जयंत चौधरी आज उसकी वकालत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, इनको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो वो इसलिए कि वो जमीन पर लड़ते हुए लोगों के साथ खड़े हैं। तो आकाश आनंद को मुझे लगता है वही करना चाहिए, जमीन पर लड़ते हुए लोगों के साथ खड़े दिखना चाहिए। उनके पास बहुत संसाधन है, संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास वक्त भी बहुत है, नौजवान है, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हो सकती हैं लोगों को। हो सकता है कि मायावती जहां चुक गई वहां वो उनका सपना पूरा करे, लेकिन क्या वो सही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है? तो वो सही दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे, सही कदम उठाएंगे तो उनकी तारीफ होगी और उनसे लोग जुड़ेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। जी, मुकुल जी आपके पास आता हूँ और इसी सवाल को लेकर भी मेरा आपसे भी यही प्रश्न है कि जो दलित समाज का युवा मतदाता है, जैसे भाभी जी से मैंने पूछा था कि क्या उसको एड्रेस करने में कितनी सफल होती दिखाई देती है मायावती? क्योंकि जो नया मतदाता है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने वो संघर्ष तो देखा नहीं है, मायावती जी का या काशीराम जी का जो विरासत है बसपा की। तो ऐसे में जो नई जनरेशन है, वह देख रही है कि इस समय बीजेपी का जो इस तरह शिखर पे बीजेपी है या मोदी जी का जो प्रधानमंत्रित्व काल है, योगी जी का मुख्यमंत्रित्व काल है, युवा पीढ़ी उसको देख रही है। तो ऐसे में कैसे सहेज कर रख पाएंगे अपने युवा मतदाता को बसपा अपने साथ? क्या प्लान है मायावती जी का? क्या लगता है आपको पूरी रणनीति उनकी? देखिए, टोटल 80 सीटों में आकाश का पहुंचना आज भी अगर वो कोशिश करे तो नहीं पहुंच पाएंगे। लोकसभा, एक लोकसभा बहुत बड़ी होती है, ये तो पूरे प्रदेश की बात है। ऐसा क्या मैसेज देते हैं और अपने लोगों को कैसे वहां तक पहुंचाते हैं, ये आकाश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर इस चुनौती में वो सफल होते हैं तब तो उनका तब भी मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन में उनका उनका कोई बहुत उपलब्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक जो बसपा का पिछले 10 साल में 12 साल में जो नैरेटिव फैला हुआ है कि बहन जी जो है वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं हो सकती, बीजेपी के जो बीजेपी कहेगी वही उनका एक परसेप्शन बन गया है। उस परसेप्शन से निकलना, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही बन गया कि मायावती जो है बीच में रहेंगी, ना इधर जाएंगी और बाद में वो अपने पत्ते खोलेगी। तो बाद में पत्ते खोलने का मतलब ये होता है कि बीजेपी को अगर जरूरत पड़ती है और इनके पास अगर उस संख्या या उसके आसपास की संख्या के होते हैं तो ये बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट कर देंगी। अब बीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि जो इनके दलित समाज में मान लीजिए बीजेपी से नहीं साथ में आना चाहते हैं, वो कहां जाएंगे? वो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसका उदाहरण हमने पहले भी बताया, घोसी में हम लोग देख चुके हैं। उनको रोक पाना बहन जी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। जो राम मंदिर के देखिए, राम जी सबके हैं, उसमें हिंदू में कोई भी जातियां हो, वो सारे लोग हो, इवन बौद्ध को छोड़ दीजिए, बाकी सब आते हैं। मायावती में बौद्ध में जो अगर एक जो वर्ग है वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा काफी लोग ऐसा है जो मानते हैं, उनका भी अलगाव मायावती से हो जाएगा। और जो युवा है उनको मैं पहले बता चुका हूं कि युवा का को जोड़ पाना इतनी आसान नहीं है। काशीराम घर घर जाके लोगों के यहाँ रुक के, गांव में रुक के काम करते थे। बहन जी को पकी पकाई एक चलती हुई दुकान मिली, बहन जी ने उसको संभाला, आगे बढ़ी, फिर उसके बाद वो कभी बीजेपी के साथ, कभी सपा के साथ, तो ऐसे उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक कैरियर बिताया है। दबंग रही हैं, सुनती किसी नहीं थी, लेकिन अब लास्ट में उस कार्यकाल में जो पूर्ण बहुमत का कार्यकाल था, उसमें फंसने के बाद जितने भ्रष्टाचार हुए, उसमें फंसने के बाद बहन जी सीधे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और डाउनफॉल 2022 में आके सबको पता चल गया कि उनके पास सिर्फ एक विधायक है, उमा शंकर, उसके अलावा उनके पास कोई विधायक भी नहीं है। तो बहन जी को भी लग रहा है कि वोट प्रतिशत अगर नहीं गिर रहा और एक विधायक हमारा आया है और हम अब लोकसभा में अगर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उधर 10 सीटों का उनका और 5 का, वो भी उनको एक समझ में आ रहा है कि हमारे वोट हमारे पास सुरक्षित हैं। 1 करोड़ 66 लाख वोट पाना विधानसभा चुनाव में, आप मान के चलिए कि पूरे प्रदेश भर में पाए हैं, कम से कम 7-8 सीट तो निकाल ही सकती है। अगर 8 सीट भी निकाल लेती हैं तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और वो वही चाहती हैं, उसके बाद भी जिसको जरूरत पड़ेगी वो उसी समय अपना पत्ता खोलेंगी। वो पहले अपना बचाव करेंगी कि मैं सुरक्षित रहूं, अगर मैं सुरक्षित हूं तो पार्टी सुरक्षित है। तो उसी का भूमिका बनाते हुए आकाश को सामने लाई है और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है।
गठबंधन ना करने की वजह यही है, जो मेरा अपना आकलन है। और इसमें इनको नुकसान, मुझे लगता है कि मेरा हिसाब कहता है, अनुमान कहता है, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और शायद शून्य पे आ जाए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मामला फाइट जो है वो कांग्रेस सपा बनाम मतलब इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी में ही रहेगी, और ये बीएसपी में कहीं कोई बीच में आने वाला नहीं है। एक दो सीट छोड़ दीजिए जहां पे फाइट में रहेंगी, अदरवाइज ये फाइट में भी नहीं, क्योंकि 2014 में 34 सीटों पे ये दूसरे नंबर पे थी। आप दूसरे नंबर, जब बीजेपी का प्रचंड वो था, तब ये 34 सीटों पे यूपी के दूसरे नंबर पे थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जितना गिरा है वो सब देख रहे हैं, और एक सीट पे विधानसभा चुनाव का एक सीट पे आना, ये इनका पतन काल शुरू हो गया है। आगे आकाश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बड़ी चुनौती है, और पहाड़ जैसी चुनौती बसपा के सामने है कि जिस तरह से उनकी सीटों का और मत प्रतिशत दोनों में कमी बड़े भारी स्तर से आई है, वह चिंताजनक बसपा के दृष्टिकोण से तो है ही। और ऐसे में आकाश आनंद को जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उनके सामने लगातार एक बड़ी चुनौती बन गई है कि कैसे वे अपने मतदाताओं, जो उनका बेस है, उसको कैसे वापस जोड़ें। और जिस तरह से गिरावट आ रही है, वह चिंताजनक बसपा के लिए। और साथ ही जो विपक्षी गठबंधन की जो राजनीति थी, उसको भी कहा जाता है कि मायावती जी हमारे साथ आती हैं तो एक अच्छा जो उनका वर्ग है, पूरा जो प्रतिशत है, वह बढ़ जाएगा। लेकिन मायावती जी का ऐलान के बाद अब ये विपक्षी गठबंधन की जो राजनीति है, रणनीति है, उसको भी नए सिरे से मतने का उनके लिए भी समय है। और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मुकुल जी ने, भाभी जी ने, बीजेपी को उसके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो चुनौती थी पूरे अलायंस की, वह कम हुई है बसपा के बाहर आने से, जो उनकी घोषणा है। हालांकि अभी समय है, लोकसभा चुनाव में कब कौन सी राजनीति किसकी बदल जाए, किसकी रणनीति कैसे बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं मुकुल जी को, भावे जी का, जिस तरह से उन्होंने पूरा विश्लेषण किया विषय का, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो, मुझे विश्वास है हमारे से चर्चा जरूर पसंद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मुकुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भावे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी सभी आग्रह करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।